हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट सीडीपी के क्वेश्चन पेपर की, जो 3 जनवरी 2022 को हुआ था। हमने फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, और इस वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आप ज़रूर ये कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, पहला है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु नियोजित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। तीसरा है विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। चौथा है सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। ठीक है, यानी एक टीचर क्या करती है कि अपने पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए उसके कुछ तेज़ तर्रार बच्चों से ही क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करती है वो टीचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, यानी कि जिस बच्चे को कैलकुलेशन से जूझ रहे हैं उनके समावेशन के लिए क्या हम करेंगे। ठीक है, तो उन क्या ऑप्शन ए जो कह रहा है उनके लिए सख्त समय और बाध्यताएं निश्चित करेंगे। दूसरा है कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोजित उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा है पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ या ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देते हैं। चौथा है विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जिस बच्चों को गणन करने में दिक्कत है उन छात्रों को समावेशन के लिए क्या करेंगे? तो उन छात्रों के समावेशन के लिए हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन यानी कैलकुलेटर और गणित संबंधी जितनी भी सामान है उसको हम उपलब्ध करवाएंगे बच्चों को समावेशन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? यानी कि जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से इसमें से जो सामान है वो लाभदायक नहीं है? स्पर्शिक ग्लोब, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो स्पर्श करके ही सीखते हैं, यानी कि स्पर्श करने वाला ग्लोब उनके लिए सहायक होगा। बिल्कुल सही है। छोटे अक्षरों वाले पुस्तक है, पुस्तक को तो बच्चे देख नहीं सकते हैं उस पर लिखे अक्षर को। ठीक है, तो इसमें छोटा अक्षर हो या बड़ा अक्षर हो ये उनके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी स्क्रीन रीडिंग करने वाला सॉफ्टवेयर ये उनके लिए उपयोगी है क्योंकि स्क्रीन जब रीड होगा तो बच्चे सुनकर उसे पढ़ सकते हैं। चौथा है ब्रेल लिपि वाली पुस्तक। ब्रेल लिपि वाली पुस्तक में क्या होता है कि बड़े बड़े होल करके उसमें लिखा होता है जिसको वो स्पर्श करके बच्चे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेल फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कथन ए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तर्क है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। इसमें से सही विकल्प क्या है ये बताइए। पहला विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन जो कथन है ये भी सही है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक टीचर को लिखित सामग्री के साथ साथ उनको कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए बच्चों को। और तर्क है इसका कि प्रस्तुतिकरण के विभिन्न विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, यानी कि जब हम किसी टॉपिक को समझाते हैं बच्चों को तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, तो जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको अनेक प्रकार से समझ आता है। यानी कि किसी को इस मेथड से समझ आया अच्छे से, किसी को दूसरे मेथड से समझ आया किसी टॉपिक को। ठीक है, तो इसमें से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ठीक है, तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उसमें अपसारी चिंतन होता है, यानी कि कई तरीके से किसी समस्या पर कई तरीके से सोचना, ये अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होती है। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, यानी नए आविष्कार करना, सृजनात्मकता का उपयोग करके नए आविष्कार करना, ये भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है कि एक ही मेथड से किसी बारे में सोचना। ठीक है, ठीक। अपसारी का मतलब होता है कि एक समस्या के बारे में कई तरीके से सोचना, ये अभिसारी चिंतन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कथन ए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो अनेक विधि का उपयोग करें। ठीक है, कारण आर है, एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात सही है कि किसी बच्चे सफल है या असफल है केवल पेपर पेंसिल द्वारा, यानी उसको टेस्ट लेकर केवल पेपर पेंसिल के द्वारा ही हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो सफल है या असफल है। तो कारण आर भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, एक अध्यापिका है, पहले किसी टॉपिक पे उदाहरण दे रही है। ठीक है, उस उदाहरण के द्वारा जो भी जानकारी है उस जानकारी द्वारा वह क्या कर रही है? नियम निर्धारित करने को कह रही है, यानी कि उदाहरण से नियम की तरफ ले जाने की बात कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे, तो इसमें अध्यापिका किसका उपयोग कर रही है? तो आगमनात्मक विधि का उपयोग कर रही है। आगमनात्मक विधि का होता है कि उदाहरण से नियम की तरफ जाना और निगमनात्मक का होता है कि नियम से उदाहरण की तरफ जाना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कक्षा में विद्यार्थी की सहायता के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो स्वयं कठोर और अटल नियमों द्वारा निर्धारित करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल टीचर को कठोर नहीं होना है। ठीक है, उस टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग उसे प्रेम से बात करना है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावक से बार बार शिकायत करनी चाहिए। तो विद्यार्थी की शिकायत ना ही प्रिंसिपल से और ना ही अभिभावक से करनी है। ठीक है, ये भी गलत होगा। अगला ऑप्शन है, मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी की भर्त्सना करना, यानी कि उसकी निंदा करना। कभी भी बच्चे की निंदा नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 बच गया। मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। ठीक है, बच्चे किस किस विधि द्वारा सीखते हैं, अधिगम करते हैं? खेल विधि द्वारा सीखते हैं, घर पर भी सीखते हैं और कक्षा कक्ष में भी सीखते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों होगा। 1, 2, 3 ऑप्शन 3 होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीकी छात्र में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? क्वेश्चन को हम 1-2 बार पढ़ेंगे और जहाँ नहीं होगा उसको हम टिक कर लेंगे। इसी अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को छांटेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है, मुद्दे पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल को विकसित नहीं करती है, विकसित करने हेतु प्रभावशाली नहीं है? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है कि बच्चों को समस्या समाधान कौशल को विकास करने के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन पर विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हर समस्या के लिए एक ही जैसा नियम बताना कि इस तरीके से आप समस्या को सॉल्व करो, ये बिल्कुल गलत होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्रिएटिविटी जरूरी होती है बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये गलत है, यानी कि प्रभावशाली ये नहीं होगा किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का एक लक्षण है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल गलत है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता जो होता है वो सक्रिय होता है और टीचर भी सक्रिय होते हैं।
दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अधिक महत्व दिया जाता है। नहीं, पाठ्यपुस्तक को याद करने पर, रटने पर बल नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। देखिए नहीं यहाँ पे लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की संरचना के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, यानी कि बच्चों को जो पिछला अनुभव है उसी के अकॉर्डिंग नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। यानी कौन सी ये विचारधारा है बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। ठीक है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तो त्रुटियों से ही सीखते हैं। दूसरा है अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने बताया कि त्रुटियां अधिगम का ही एक हिस्सा है, त्रुटियां करेंगे बच्चे तभी सीखेंगे। तीसरा ऑप्शन है त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पना समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। ये भी गलत है। चौथा है अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी बाहर से अभिप्रेरणा मिल रहा है, उसमें उसका उदाहरण इसमें से कौन है। पहला है अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। दूसरा है नकद इनाम पाने हेतु रेबान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तीसरा है सितारा अपने स्वयं संतोषण के लिए अपने से बड़ों के नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। चौथा है अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। इसमें से ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से। क्वेश्चन 19 है महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग, हेरिडिटी और निष्पादन, आता नहीं होगा, ये हेरिडिटी होगा। चौथा है आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है संज्ञान और संवेग पर पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे और अंतिम, इस वीडियो की अंतिम क्वेश्चन है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो किसके निर्देशित में, शिक्षक निर्देशित में, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित और स्वनिर्देशित। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। स्वनिर्देशित जब अधिगम होता है वो सबसे ज़्यादा सार्थक होता है। ये रहे हमारे 3 जनवरी 2022 के क्वेश्चन का हमने फुल डिस्कशन किया है 2 पार्ट में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।